स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, मैं अभी आप लोग को सैंपल सेट करवा रहा हूं। ये हमारा सैंपल सेट पेपर 2 है ना। दूसरा सैंपल क्वेश्चन पेपर है ना। सेकंड सैंपल क्वेश्चन पेपर आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सोशल साइंस का है, ठीक है। इसमें आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि टोटल 37 क्वेश्चंस आपका रहेंगे, जिसमें 20 ठो जो है सो एमसीक्यू रहता है। 20 ठो एमसीक्यू रहता है एक नंबर का। उसके बाद आपका 4 ठो क्वेश्चन जो होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है 2-2 नंबर का। और फिर जो है सो आपका 5 क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ये सब 3-3 नंबर का रहता है। और उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है सो 4 को रहता है, और ये चारों 5-5 नंबर का रहता है ना। उसके बाद आपका जो है सो आपका 34 से लेकर 36 तक 3 क्वेश्चंस आपका रहेगा केस बेस्ड स्टडीज, राइट। ये आपका 4 नंबर का रहेगा, 4 नंबर का। उसके बाद 37 में आपका रहेगा मैप वाला, उसमें 5 नंबर का रहेगा मैप वाला। 5 नंबर में आपका 2 नंबर का हिस्ट्री से रहेगा और 3 नंबर का ज्योग्राफी से रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। चलिए हम लोग सीधा बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न सेक्शन ए में देखिए, सेक्शन ए का ही क्वेश्चन आपको आज मैं करवाने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो क्या कहता है, पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये जो ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। किसके अनुसार से? द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का जो द एक्ट ऑफ यूनियन था 1707 का, उसके तहत क्या हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि 1707 का जो एक्ट ऑफ यूनियन था उसके तहत इंग्लैंड को और जो है सो ये एक और क्या था, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला करके एक नया देश का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या नाम था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला करके। ठीक है, 1707 का जो एक्ट ऑफ यूनियन था, द एक्ट ऑफ यूनियन था 1707 का। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, 1707 का द एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला करके द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ था, है ना। द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ यूनाइटेड किंगडम या द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो किसका निर्माण हुआ था समझ गए? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ था। किसको मिला करके? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला करके। और जब ये निर्माण हो गया तो उसके बाद इंग्लैंड जो है सो अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभुत्व जमाने लगा किसके ऊपर? स्कॉटलैंड के ऊपर। मतलब इंग्लैंड जो है सो अपना प्रभुत्व जमा लिया स्कॉटलैंड के ऊपर जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हो गया। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किसके तहत हुआ था? द एक्ट ऑफ 1707, है ना। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ठीक है, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ। किसको मिला करके? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। किसको मिला के बता दिया मैंने, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी जो है सो साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजिम। जहां पे वो रेसिस्ट रिजिम मतलब होता है जो गोरे कालों के बीच जो भेदभाव था, रंग के आधार पर जो भेदभाव चल रहा था, उसके खिलाफ वो जो है सो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में लड़ाई कर चुके थे, है ना। साउथ अफ्रीका में वो बैरिस्टर के रूप में गए हुए थे। लंदन में जब पढ़ाई की वो बैरिस्टर के, तो फिर जो है सो वहां पे गए थे वकालत करने के लिए। और फिर साउथ अफ्रीका से वो 1915 में जनवरी में भारत लौटे थे।
कब लौटे थे? 1915 में जनवरी, है ना, 10 ये जनवरी में ही जो है सो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? जनवरी 1915 में। कौन? महात्मा गांधी। याद रहेगा, 1915 में जनवरी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। उसके बाद भारत में भी वो देखे कि वही स्थिति है, तो सत्याग्रह मूवमेंट भारत में भी चलाए। सबसे पहले 1917 में गए चंपारण। चंपारण जो बिहार का एक जगह है ना, बिहार में एक जिला है चंपारण, है एक जगह है। वहां पे जाकर के जो है सो वहां के किसानों से मिले और वो लोग को जो है सो एकजुट किए, है ना। उसके बाद फिर अहमदाबाद गए 1918 में। 1917 में कहाँ गए पूछेगा तो आपको बताना है। 1917 में महात्मा गांधी गए चंपारण, वहां पे किसानों से मिले, फिर गए अहमदाबाद। अहमदाबाद में 1918 में, और 1918 में ही खेड़ा में भी गए। खेड़ा में भी किसानों से वो मिले, और अहमदाबाद में जो है सो मिल के मजदूर लोग से मिले थे, है ना। और वो सबको इकट्ठा किए, एकजुट किए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, है ना। कौन क्या हो जाएगा? बी नंबर। कब लौटे थे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से? तो 1915 में जनवरी में लौटे थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है ना, रीअरेंज द सेंटेंसेस। अरेंज करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है सो इसको अरेंज करना है। तो देखिए ये हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट को पढ़िए। इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको खोजते हैं, है ना, कि भारत के अपने देश के किस क्षेत्र में जो है सो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को जो है सो किया जा सकता है। तो उसको हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को पहले खोजते हैं, उसका एरिया खोजते हैं, क्षेत्र खोजते हैं, उसका पहचान करते हैं। उसके बाद इसका सर्वे भी किया जाता है। उसमें सर्वे होता है, मैपिंग होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो है सो आता है। उसके बाद मेजरमेंट होता है रिसोर्सेज का, है ना। तो पहला स्टेप यही होता है, क्यू नंबर फर्स्ट स्टेप में आ जाता है। अब उसके बाद इतना कुछ करने के बाद हम लोग इसको इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर की, है, इंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब उसमें जो है सो हम लोग अपना टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करते हैं, स्किल्स का यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप लगाते हैं, है ना। उसके बाद जो है सो इसको इंप्लीमेंट करते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं? रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर में। उसके बाद हम लोग जो है सो मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, ये आपका चला जाएगा 3rd नंबर में। ठीक है, ये किसमें चला जाएगा? 3rd नंबर में। देख लीजिए मिला करके कहां पे है ना। पहला में क्यू हो जाएगा, क्यू है, हाँ ये क्यू है, क्यू पिया। सी नंबर इसका एक्यूरेट हो जाएगा, है ना। सी नंबर एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए, इंडिया हैज वेरी रिलीफ फीचर्स, है ना। लैंडफॉर्म्स, भारत में बहुत सारे रिलीफ फीचर्स है ना। उसके बाद लैंडफॉर्म्स भी है, लैंडफॉर्म्स मतलब जमीन का आकार। जमीन जैसे भारत को समतल भूमि भी है, भारत में पहाड़ भी है, और यहाँ पे आपका जो है सो एक आपका राजस्थान में जो है सो एक मरुस्थल भी है ना। तो कहता है उसके बाद क्लाइमेटिक रिलीफ्स भी है, बहुत सारा यहाँ जलवायु भी है। यहाँ जाड़ा भी होता है, गर्मी होता है, बरसात होता है, 17 का जलवायु है। और वेजिटेशन टाइप्स, वेजिटेशन मतलब होता है वनस्पति, है ना। वनस्पति जगत को हम लोग वेजिटेशन कहते हैं। तो बहुत सारा वेजिटेशंस भी है यहाँ पे, बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। अब कहता है these have been contributed to the development of various types of soils। ये जो है सो विभिन्न प्रकार के सॉइल्स के डेवलपमेंट में इन सब का कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे कह रहा है the basis of above statement identify the most likely states in which the various types of soils are found। अब ये मिट्टी का इधर प्रकार दिया है, इधर जो है सो जगह का नाम दिया है, तो बताना है कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है सो
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है सो ब्लैक सोल ज्यादा पाया जाता है। इसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है ना, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न में ज्यादा पाया जाता है ब्लैक सोल, है ना। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड ये चला जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में कहां पे है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में पाया जाता है। तो पहला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। दूसरा कहता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, वो नॉर्दर्न वाला प्लेन्स में, है ना, नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट वाला में, उधर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उधर फिर पश्चिम बंगाल तरफ चले जाइए, ठीक है, उधर से होते हुए वो सब जगह में जो है सो आपका ज्यादा जो है सो पाया जाता है एलुवियल सॉइल। ये सबसे एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये जो है सो मोटे अनाज का उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है, सबसे बढ़िया सॉइल है ना। तो चलिए एलुवियल सॉइल का हो जाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स में, है ना, नॉर्थ के समतल भूमि में पाया जाता है, उत्तरी समतल भूमि में पाया जाता है एलुवियल सॉइल। तो यहाँ हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद है एरिड सॉइल, बंजर भूमि, ये राजस्थान में, राजस्थान के जो है आपका वहां पे है ना मरुस्थल, थार मरुस्थल, है ना, राजस्थान वाला थार मरुस्थल वाला क्षेत्र में पाया जाता है। तो राजस्थान किधर है, एकदम वेस्टर्न में है ना, राजस्थान किधर चला जाएगा, वेस्टर्न में, ठीक है, ये चला जाएगा एरिड सॉइल 3rd नंबर में। उसके बाद ये 3rd नंबर में चला जाएगा, 3rd नंबर। फिर है आपका फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो फॉरेस्ट सॉइल आपका हिमालयन रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हिमालयन रीजन में, हिमालयन रीजन में फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। चलिए अब मिला लीजिए, इसका पहला का हो गया डी नंबर, पहला का डी देखिए कहाँ है, तो पहला का डी यहाँ पे है, पहला का डी, दूसरा का सी, दूसरा का सी, तीसरा का ए, तीसरा का ए, चौथा का हो जाएगा आपका बी। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक ऐसी एक ऐसा बिलीफ, है ना, ऐसा बिलीफ, ऐसा विश्वास जिसमें यह माना जाता है कि मेजॉरिटी लोग ही शासन करेंगे, मेजॉरिटी अपनी इच्छा से जो मर्जी होगा करेगा, माइनॉरिटी का कोई अधिकार नहीं होगा, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को, उसकी जरूरत को जो है सो एकदम उसका कोई जो है सो दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसको डिसरिगार्ड करते हुए माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को जरूरत, उसकी इच्छाओं को डिसरिगार्ड करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी ग्रुप के लोग शासन करेंगे। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। क्या कहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजोरिटेरियनिज्म, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट का राइट होता है, बिल्कुल सही। स्टेट लिस्ट में जितने भी चीजें आती है उस पे जो है सो नियम कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट लिस्ट में आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, आ जाता है इरिगेशन, आ जाता है पुलिस, आ जाता है ट्रेड, आ जाता है आपका, उसके बाद और भी एक दो चीज आता है ना। तो उसमें जो है सो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा पावर होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है ना। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में पूरा जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है। यूनियन लिस्ट में आपका आ जाता है डिफेंस का काम हो गया, उसके बाद आपका बैंकिंग का काम हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स का काम हो गया, है ना। ये सब आपका जो है सो यूनियन लिस्ट में आ जाता है। तो इसके ऊपर जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब एक होता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में जो है सो हाँ, इसमें दोनों का पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कानून बनाने का पावर होता है। जैसे हो गया एजुकेशन, मैरिज, है ना, यूनियन ट्रेड, ये सब में जो है सो दोनों को अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेसिड्यूअरी पावर्स। अब रेसिड्यूअरी पावर्स में लोकल गवर्नमेंट को अधिकार नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर दिया गया है। रेसिड्यूअरी पावर्स में भी, रेसिड्यूअरी लिस्ट में भी जो है सो
रेसिडुअरी लिस्ट पर भी नियम कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया गया है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट को नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यहाँ पे भी दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया गया है। तो इस प्रकार से डी नंबर गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, तो यही वाला जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसमें करेक्ट आंसर मार दीजिए डी नंबर, यही जो है सो इनकरेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यहाँ जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको आपको एनालाइज करना है और बताना है कि क्या हो सकता है। एक लेबर है जिसका नाम है मोहन। मोहन एक एग्रीकल्चरल लेबर है। क्या है? एग्रीकल्चरल लेबर है मोहन। अब कहता है कि मोहन जो है वो एक एग्रीकल्चरल लेबर है और वो जो है सो बहुत महीनों से, है ना, देयर आर सेवरल मंथ्स इन ईयर व्हेन ही हैज नो वर्क एंड नीड्स क्रेडिट टू मीट हिज डेली एक्सपेंसेस। बहुत महीने ऐसे होते हैं जिस समय उसके पास कोई काम नहीं होता है। साल में मतलब बहुत सारे महीने ऐसे होते हैं जब कोई उसके पास काम नहीं होता है, तो उस समय अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसको उधार लेना पड़ता है ना, कर्जा लेना पड़ता है। और वो कर्जा किससे लेगा? कर्जा के लिए वो अपने एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट होता है, चाहे तो फिर लैंड ओनर पे डिपेंडेंट होता है। और ये लोग जो उसको कर्जा देते हैं उसमें 5% का इंटरेस्ट भी रखते हैं। 5% मंथली इंटरेस्ट पे जो है सो उसको कर्जा देता है। और मोहन अब उसको जो है सो चुकाने का कोशिश करता है शारीरिक रूप से काम करके, है ना। कहाँ पे? फार्म लैंड में, लैंड ओनर के जो है सो फार्म लैंड में काम करके चुकाने का कोशिश करता है। तो अब बताइए कि इस कंडीशंस में ओवर द इयर्स हिज डेट विल नॉट मोस्ट लाइकली, तो कुछ सालों के बाद उसका कर्जा क्या होगा, उसके कर्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो लोन लोग लेता है 5%, 7%, 10% महीना में सेठ साहूकार से, है ना, या जमींदार से, तो वो कभी भी अपना लोन चुका नहीं पाता है। उसका कर्जा जो है सो बढ़ते जाता है, वो जीवन बिता देता है उसको चुकाने में, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका जो कर्जा है वो बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। कहता है चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिमेन कांस्टेंट, मतलब एकदम स्थिर रहेगा। तो स्थिर कैसे रहेगा? जब ब्याज बढ़ रहा है तो रेड्यूस घट जाएगा। घटेगा कहां से? ब्याज तो रोज बढ़ रहा है ना। बी टोटली रिपेड, पूरा जो है सो पेड हो जाएगा। कैसे पेड होगा? जब ब्याज बढ़ रहा है तो, है ना, वो बढ़ते रहेगा। क्या होगा? इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट। क्यों बढ़ते रहेगा? क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है ना। और नॉन पेमेंट ऑफ मंथली अमाउंट, मंथली अमाउंट पेमेंट कहां से कर पाएगा? बेचारा को काम ही नहीं मिल रहा है तो, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए नंबर, है ना। सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंक्रीज होगा उसका, है ना। चलिए अगला कहता है व्हेन एंड वेयर डिड द फोर्ड मोटर्स सेट अप देयर लार्ज प्लांट्स इन इंडिया। भारत में फोर्ड मोटर्स ने एक बहुत बड़ा प्लांट कब और कहां स्थापित किया था? तो ये 1995 में चेन्नई में किया गया था। 1995 में फोर्ड मोटर्स ने भारत में एक बहुत बड़ा जो है सो प्लांट का स्थापना किया था। फोर्ड मोटर्स ने भारत में एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया था फोर्ड मोटर्स के लिए। कब? 1995 में चेन्नई में। In 1995 at चेन्नई फोर्ड मोटर्स सेट अप देयर लार्ज प्लांट इन इंडिया, राइट। हाँ चलिए, तो 1995 में चेन्नई में लगाया। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न क्या है? माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकैवेशन। अब क्या कहता है कि एक्सकैवेशन के बाद, मतलब मिनरल्स निकालने के बाद माइनिंग साइट को जो है सो प्रतिबंधित कर दिया जाता है पूरी तरह से, है ना। कंप्लीट लिविंग डिप स्कार्स, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत गड्ढा हो गया रहता है ना। और प्लेसेस ओवर बर्डनिंग आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट्स, है ना, क्योंकि वहां पे ओवरबर्डन होता है, वहां पे बहुत गड्ढा हो गया रहता है, इसलिए उस साइट्स को जो है सो पूरा बंद कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि इंडियन स्टेट्स व्हिच हैव बीन डिफॉरेस्टेड ड्यू टू माइनिंग। भारत के वो राज्य जहां पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, मतलब जंगल की कटाई हुआ है माइनिंग के वजह से, है ना, और ओवरग्रेजिंग एक्टिविटीज के वजह से। ओवरग्रेजिंग मतलब ओवरग्रेजिंग और माइनिंग के वजह से जहां पे जो है सो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, तो उस स्टेट का पहचान करने के लिए कह रहा है। तो वो आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ है।
यहाँ 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो है सो माइनिंग के वजह से और डिफोरेस्टेशन के वजह से जंगलों की कटाई हुई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये एक फिगर दिया हुआ है और फिगर से आपको बताना है कि ये क्या चीज इसमें दर्शाना चाह रहा है, इस फिगर में क्या है, आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये फिगर जो है वो आपको है ना जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है, यमुना एक्शन प्लान के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है। और ये जो यमुना एक्शन प्लान है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यमुना एक्शन प्लान के अंदर में जो लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 1993 में किया गया था। किसके सहायता से ये किया गया था? जापान की सहायता से। इसका राइट आंसर बी नंबर ही हो जाएगा, है ना, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर यमुना एक्शन प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट under Yamuna Action plan was introduced by India government in 1993 with the help of Japan. जापान की मदद से जो है सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यमुना एक्शन प्लान के अंदर में जो है सो चालू किया गया था। कब? 1993 में, 1993 में, राइट, इन 1993। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये 1993 में किया गया था, है ना, किसके मदद से? जापान के मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा जो है वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा है, कहता है देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। अब एक असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। कहता है आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडिया। आयरन ओर जो है, लौह अयस्क जो है, वो एक बेसिक मिनरल्स है और ये भारत का बैकबोन है, मतलब भारत के लिए रीढ़ की हड्डी है। भारत का रीढ़ का हड्डी है आयरन ओर, और ये एक बेसिक मिनरल्स है। तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर। भारत जो है सो गुड क्वालिटी का आयरन ओर में जो है सो धनी है, मतलब भारत में जो है सो गुड क्वालिटी का आयरन ओर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये जो है सो एक्सप्लेनेशन भी करता है ना, हाँ, क्या कहता है कि आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है ए का, है ना। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर ऑल्सो does the correct explanation to the A, right? R is the correct explanation of A. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें 4 ठो ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको आपको सजा के लिखना है ना, सीक्वेंस में लिखना है। तो सीक्वेंस में देखिए क्या क्या हो जाएगा। शुरू से देखिए आप लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले देखिए इंडेंचर्ड लेबर वाज एबॉलिश्ड। तो ये 1921 में इंडेंचर्ड लेबर को जो है सो समाप्त कर दिया गया था 1921 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चला था, है ना, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चला था। पोटैटो फाइमिन इन आयरलैंड, ये 1845 से लेकर के 1849 के बीच में जो है सो आयरलैंड में जो है सो आलू की अकाल हो गई थी, है ना। पोटैटो फैमिन, आलू का अकाल हुआ था, आलू का अकाल आयरलैंड में आलू का अकाल जो है सो 1845 से 49 के बीच में जो है सो आया था, है ना। उसके बाद कहता है रिंडल प्लेस कैटल प्ले, है ना, ये कैटल प्ले नाम का बीमारी है, ये बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है। ये आपका अफ्रीका में फैला था, है ना, और अफ्रीका के लोगों के जीवन को प्रभावित किया था, है ना, अफ्रीका के लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। ये बहुत ही भयंकर बीमारी था, है ना, और वहां की अर्थव्यवस्था को, लोकल अर्थव्यवस्था जो वहां पे था, इकोनॉमी, उसको भी प्रभावित किया था। ये कैटल प्लेग या रिंडर प्रेस नामक जो बीमारी आया था अफ्रीका में, ये आया था आपका 1880 में आया था। ये 1880 के दशक में आया था। कब आया था? 1880 के दशक में, है ना। और इससे जो है सो लोग बहुत
प्रभावित हुए थे। अफ्रीका पे बहुत ही गहरा प्रभाव इसका पड़ा था। अफ्रीका की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई थी। अफ्रीका के लोगों का बहुत सारे लोगों के जीवन पर भी असर पड़ा था, है ना, कैटल प्लेग नामक बीमारी से। याद रखिएगा, कैटल प्लेग नामक बीमारी पूछेगा या रिंडरपेस्ट, हाँ, रिंडरपेस्ट या कैटल प्लेग नामक जो बीमारी था वो अफ्रीका में आया था और इससे अफ्रीका के लोगों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उसकी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ी थी, वहां का लोकल अर्थव्यवस्था पे। ये 1880 के दशक में आया था। तो चलिए मिलाते जाइए। तो सबसे पहला कौन सा घटना हुआ था? तो पोटैटो फैमिन, है ना। देखिए 1845 से 1849 के बीच में है। तो सबसे पहले आयरलैंड में आलू का हड़ताल हुआ था, आलू का अकाल हुआ था, है ना, आलू का अकाल हुआ था। तो चौथा नंबर पहला में आ जाएगा। देखिए चौथा नंबर कहाँ है? ए नंबर में। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला हो जाएगा चौथा, फिर है आपका दूसरा नंबर 1880, तीसरा में 1914 से 18 और चौथा में, है ना, इंडेंचर लेबर वाज एबॉलिश्ड इन 1921। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट। इंडेंचर लेबर को 1921 में खत्म किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका कैटल प्लेग या रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1880 के दशक में आया था, है ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में चला था। पोटैटो फैमिन आया था 1845 से 1849 के बीच में आयरलैंड में। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है, हाँ, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है उसको देखिए और करेक्ट आंसर को जो है सो आप लोग को चुनना है, कौन सा आंसर करेक्ट है ना। देखिए कहता है सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो ये बिल्कुल सही कथन है। 1951 से लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल को साफ कर दिया गया है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इट इज absolutely right sentence. Large scale development projects have contributed significantly to the loss of forest. This sentence also very accurate, है ना। ये भी sentence एकदम बिल्कुल सही है ना। Large scale development projects have been contributed significantly to the loss of forest, right? तो दोनों सेंटेंस सही है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। बोथ सेंटेंसेस आर एक्यूरेट। नाउ यू हैव टू सी वेयर इज द एक्यूरेट आंसर बोथ सेंटेंस, है ना। तो देखिए दोनों कहां पे सही है? डी नंबर पे है। डी नंबर बोथ ए एंड 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों जो है सो एक्यूरेट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 14 नंबर में कहता है देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन और रीजन वाला प्रश्न फिर से आ गया। अब देखिए क्या कहता है, इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम। बिल्कुल सही है, भारत में फेडरल सिस्टम है ना। फेडरल सिस्टम तो है ही। यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? फेडरल सिस्टम मतलब जहां सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर में हो। तो भारत में तो 3 स्तर का सरकार है, तो फेडरल सिस्टम है ही। Under a unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैंने आपको 2 तरह का गवर्नमेंट बताया था, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक स्तर का सरकार होता है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो एक स्तर का सरकार होता है या फिर अगर कोई होता भी है उसके नीचे तो उसी का सबऑर्डिनेट होता है, उसी का सब यूनिट्स होता है ना। इंडिपेंडेंट नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सब यूनिट्स होता है ना। तो उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, है ना। या उस प्रकार के सरकार को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ना। आज जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, क्योंकि ये फेडरल एक अलग चीज है, ये यूनिटरी अलग चीज है। दोनों अलग अलग सेंटेंस है, सेंटेंस दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का। चलिए
तो इसका हो जाएगा बोथ आर राइट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कहां पे है वो करेक्ट ना, बी नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बोथ आर राइट ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When we speak about the gender division, जब हम लोग जेंडर डिवीजन की बात करते हैं, है ना, लिंग विभाजन का बात करते हैं, तो हम लोग क्या चीज को रेफर करते हैं? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। जी नहीं, हम लोग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का बात नहीं करते हैं, है ना, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का बात नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग जेंडर डिविजन्स में हम लोग जो है सो महिला और पुरुष का जो अलग अलग काम लोगों के मन में बैठ गया है, लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि महिला घर का काम करेगी और पुरुष बाहर का काम करेगा। घर का काम महिलाओं को थोड़ा कोमल माना जाता है और पुरुषों को थोड़ा हार्ड माना जाता है। तो यह थिंकिंग जो है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं जेंडर डिविजन्स, है ना, या स्टीरियोटाइप्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो इसमें देख लीजिए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। जो असमान भूमिका को असाइन किया गया है समाज के द्वारा महिला और पुरुष के लिए, उसी को हम लोग जेंडर डिविजन्स कहते हैं। जब हम लोग जेंडर डिविजन्स की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं असमान रोल्स का, अनइक्वल रोल्स जो सोसाइटी के द्वारा असाइन किया गया है मेन और फीमेल के लिए, मेल और फीमेल के लिए, या मेन और वुमेन के लिए, है ना। द अनइक्वल रोल्स व्हिच हैज बीन असाइन्ड बाय द सोसाइटी फॉर द मेन एंड वुमेन, दैट इज ओनली नोन एज स्टीरियोटाइप और द जेंडर डिवीजन, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। सपोज देयर आर 4 फैमिलीज। अब यहां अगला प्रश्न क्या रहा है, मानिए कि एक परिवार में एक फैमिली, हाँ 4 ठो परिवार है, 4 फैमिली है, आपके लोकेलिटी में 4 ठो फैमिली है ना। मान लीजिए 4 ठो फैमिली है। द एवरेज पर कैपिटल इनकम ऑफ whom is 1000 if then, हाँ अब ये लोग का जो एवरेज इनकम है ना, इसका जो एवरेज इनकम है, 4 ठो परिवार है और उसका एवरेज इनकम दिखा रहा है, एवरेज इनकम है उनका 10,000। 4 परिवार का एवरेज इनकम कितना है? 10,000 है। ठीक है, इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज 6,000, 8,000 एंड 14,000। देखिए कहता है 4 परिवार का एवरेज इनकम कितना है? 10,000 है। तो टोटल इनकम चारों परिवार का कितना हो जाएगा? 10 गुने 4 40,000 हो जाएगा, है ना। 10,000 एवरेज इनकम है और टोटल 4 परिवार है, तो 4 गुने 10 कर देंगे 10,000, है ना। तो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। 40,000 यहाँ पे टोटल इनकम है। अब 40,000 में कह रहा है 3 परिवार का इनकम दिया हुआ है, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए और जो बचेगा वो चौथा का इनकम हो जाएगा। कि 3 परिवार का इनकम दिया हुआ है, चौथे परिवार का इनकम क्या होगा? व्हाट वुड बी द इनकम ऑफ द 4th फैमिली। तो इन तीनों को जोड़ करके 40,000 से घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसको जोड़िएगा कितना होगा? 14, 6, 20 और 8 28,000। तो 28,000 को हम लोग घटा देंगे 40,000 में, तो बचेगा हमारा 12,000। ये क्वेश्चन तो कोई टफ नहीं है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 12,000, है ना। अब देख लीजिएगा 40,000 में घटाइएगा जब 28,000 को, तो 12,000 ही आएगा। सिंपल क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए आप लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, हाँ, which of the following is not a limitation of the barter system। barter system मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जहां समान के बदले समान दिया जाता था, उसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी कहते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी कहते हैं। तो क्या कहता है, which of the following is not a limitation of the barter system। इसमें से कौन जो है सो barter system का लिमिटेशन नहीं है। lack of double coincidence of wants, certain products cannot be divided। बिल्कुल सही, ये भी सही है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कमी होती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कमी होती है, और कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है ना। ये मोस्ट ऑफन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज नॉट अवेलेबल, बिल्कुल ये भी सही है ना, अवेलेबल नहीं होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, कौन सा लिमिटेशन नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। चूंकि ये सब तो है ना, ये सब जो है सो ये सब है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नन ऑफ द अबव। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तहत जो है सो अपने पर्सनल्स को रिक्रूट करते हैं। लार्ज ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कहाँ पे है? तो ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ये तो चाइना में है। चाइना में सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना। सबसे ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम किसके पास है? तो चाइना के पास है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, चाइना, है ना। 18 का राइट आंसर ए नंबर, चाइना हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न क्या करता है? रिहान डैम, रिहान डैम इज लोकेटेड ऑन रिवर रिहान। रिहान नदी पे रिहान डैम लोकेटेड है। वो किसकी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सी नदी की सहायक नदी है? रिहान लैंड, रिहान रिवर। रिहान रिवर जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन नदी की सहायक नदी है। और ये जो डैम है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। रिहान डैम इज लोकेटेड ऑन रिहान, है ना, विच इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। सोन नदी की ये सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश में है ना। रिहान नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है और ये उत्तर प्रदेश में है। वहीं पे जो है सो रिहान डैम लोकेटेड है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं कॉमवाद या कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी आप पढ़े ना, उसी से बड़ा है कम्युनलिज्म। ठीक है, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकवाद या सांप्रदायिकता जिसको बोलते हैं। तो ये क्या कहता है कि क्या चीज को एक्सप्लेन करता है? तो विविधता, एवरीडे बिलीफ्स, हर दिन के बिलीफ। ये भी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर भी सही है आपका। स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, ये विविधता है। स्टीरियोटाइप्स रिलीजियस कम्युनिटीज का स्टीरियोटाइप्स के बारे में भी बात करता है और रिलीजियस प्रेजुडिसेस के बारे में भी बात करता है। इसका राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। यही इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तीनों सही है ना। एवरीडे बिलीफ्स, कम्युनिज्म का जो एक्सप्रेशन होता है वो एवरीडे बिलीफ्स पे भी होता है ना। कम्युनिज्म का एक्सप्रेशन एवरीडे बिलीफ्स होता है। स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज भी होता है, रिलीजियस प्रेजुडिस भी होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं फिर से आपके सामने एक नए और ऑथेंटिक वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।